जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी, डन। चलो मिलजुल के करते हैं। पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे हम। 3 साल हैं हमारे पास, 12, 11 और 10। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। नॉन करंट एसेट्स में आपके ये इंटेंजिबल्स नज़र आते हैं पीपी के बाद। अच्छा, अब रिसर्च एक्सपेंस पहले साल में पीएनएल में आएगा कि नहीं आएगा? कितना? 50। अच्छा, कोई डेवलपमेंट एक्सपेंस या कोई इंटेंजिबल इस साल में है? नहीं। अच्छा, बैलेंस शीट में आएंगे तो इंटेंजिबल बन गया? नहीं। इंटेंजिबल वर्क इन प्रोसेस बन गया? इस साल तो कुछ भी नहीं हुआ, साल ख़त्म, साल ख़त्म। ठीक है, तो इंटेंजिबल के नाम की कोई चीज़ अभी किसी भी तरह से नज़र, ना कंप्लीट वाला और ना ही प्रोग्रेस वाला, अभी शुरू ही नहीं हुआ काम, इस पर ही समझ रहे हैं। नेक्स्ट, अगले साल आए तो रिसर्च एक्सपेंस कोई नहीं है। 11 में रिसर्च एक्सपेंस कोई नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट एक्सपेंस है। डेवलपमेंट के डेवलपमेंट एक्सपेंस। ठीक है जी, ये 10 में कोई नहीं था, ये साल आया है 45 का। और इंटेंजिबल भी कुछ तैयार हुआ है, लेकिन वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ पे हमने, चलो ये लिख देते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कितना जी? 15। ठीक हो गया। और तीसरे साल में इंटेंजिबल मुकम्मल तैयार हो गया और उसकी अमोर्टाइजेशन आई है। तो इसका मतलब ना तो 12 में कोई रिसर्च है, ना ही कोई बुरी वाली डेवलपमेंट है जो एक्सपेंस बने, बल्कि अच्छी वाली डेवलपमेंट हुई और एसेट बन गया। लेकिन अब उसकी अमोर्टाइजेशन हमारा एक एक्सपेंस आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना जी? 1 रुपये। तो चूंकि 12 में इंटेंजिबल तैयार हो गया, तो अब ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं नजर आएगा, बल्कि अब ये इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो हम कहेंगे ये 15 प्लस 25 ये ऐड हुआ था और 1 रुपये की अमोर्टाइजेशन माइनस हो गई है, तो ये कितना बन गया? 39। ये पिछले साल कोई नहीं। तो भाई हो गया सवाल? ठीक, रोजे है ना, क्या करें, नींद आ जाती है थोड़ी थोड़ी, कोई बात। चलो जी, अब ऐसी डिस्कशन शुरू करता हूँ कि आपकी नींदें उड़ जाएंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। नोट कर रहा है कोई? जल्दी कर रहे हैं तो जल्दी करें। अच्छा जी, बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटेंजिबल्स की जो मैंने बात की थी नंबर 4 पे, अब उससे आगे बढ़ रहे हैं। बात हमारी गल हुण वध गई जे, तो नंबर 5 अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट की डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सर। इम्पेयरमेंट तो होनी गई, बस सादा सी बात थी। सॉरी, अमोर्टाइजेशन तो होनी गई, बस सादा सी बात थी, लाइफ से डिवाइड किया, ऐसे थोड़ा ही है। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बड़ा ध्यान करना है आपने। ठीक है, अगर आप बात करें अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट की, तो इंटेंजिबल्स जो हैं उनको 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। ठीक है जी,
एक कैटेगरी में 3 इंटेंजिबल्स आते हैं, ऐसे इंटेंजिबल्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो यानी इन प्रोग्रेस हो। इंटेंजिबल्स इन प्रोग्रेस या इंटेंजिबल विद इनडेफिनेट लाइफ। इनडेफिनेट क्या होता है? इन्फिनिट। इनडेफिनेट क्या मतलब होता है? इन्फिनिट, कंफर्म नहीं है, 10 साल भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, कुछ समझ नहीं आ रही कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, हम कितना अरसा इसे इस्तेमाल करेंगे। इनडेफिनेट है हमारी यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी हो गई, इंटेंजिबल विद इनडेफिनेट लाइफ। विद इनडेफिनेट लाइफ। और तीसरा और आखिरी यहाँ पर जो पॉइंट फॉल करेगा वो है परचेज्ड गुडविल। जी, अब मुझे इन 3 को देखकर बताइए इनमें कोई कॉमन सी चीज़ नज़र आती हो आपको? चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस हो तो अमोर्टाइजेशन तो करेंगे ना। अमोर्टाइजेशन इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तब तक नहीं चार्ज कर सकते हम जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज, रेडी टू यूज नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से इनडेफिनेट लाइफ वाले का भी यही मसला है। पहले में क्या मसला निकला है? अमोर्टाइज नहीं हो सकता। एसिड तो बन गया, एसिड तो है, अमोर्टाइज नहीं हो सकता क्योंकि अभी कंप्लीट ही नहीं है। इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस भी एसिड ही होता है। एसिड भी नजर आता है ना, जितना बन गया। इससे पहले FAR 1 में पढ़ा था आपने। तो इंटेंजिबल अगर अंडर कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो मसला क्या है? अमोर्टाइज। ऊपर हेडिंग क्या दी हुई है मैंने? अमोर्टाइजेशन। तो क्या ये अमोर्टाइज हो सकता है? अच्छा, जो ऐसा इंटेंजिबल है, कंप्लीट तो हम यूज भी कर रहे हैं लेकिन हमें क्लियरली पता नहीं लग रहा कि इसकी यूजफुल लाइफ क्या है, लाइफ है इनडेफिनेट, तो क्या ये अमोर्टाइज हो सकता है? सोच रहे हो तुम? नहीं 25 नहीं, क्या मतलब 25? अच्छा, वो टैक्स का पेपर भी अभी भी दिया है ना, ठीक है। नहीं भाई नहीं, I-38 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 5 साल, 10 साल, 12 साल, 6 साल, अंदाज़ा ही नहीं लग रहा। तो अगर लाइफ का पता ही नहीं है तो डेप्रिशिएट का अमोर्टाइज कर सकते हैं? यहाँ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये इनमें कॉमन चीज़ पाई जाती थी कि ये अमोर्टाइज किसी न किसी एक वजह से ये अमोर्टाइज नहीं हो सकते। अच्छा, तीसरा क्या है? परचेज्ड गुडविल। ये भी इन जैसी ही है। मतलब गुडविल है, आपने किसी से पैसे देकर गुडविल खरीद ली, आप क्लियरली ये नहीं बता सकते कि इस गुडविल से आपको कितने अरसे तक फ़ायदा मिलता रहेगा। 10 साल, 20 साल, अगले 50 साल, 100 साल, यही गुडविल बढ़ने लग जाएगी। तो ये वाले एसेट ने कब तक फ़ायदा दिया, क्लियरली नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 की जो कैटेगरी है, ये जो तिसर है, ये जो तिसर है, ये 3 की जो कैटेगरी है, इसको आपने अमोर्टाइज, यानी इनमें कोई इंटेंजिबल हो और इन प्रोग्रेस है या विद इंडेफिनेट लाइफ है या परचेज गुडविल है, तो इनको आपने अमोर्टाइज नहीं करना, ठीक है। तो उसूल क्या बना? इन 3 को डू नॉट अमोर्टाइज, ठीक है। इनको अमोर्टाइज आपने नहीं करना। अच्छा जी, डू नॉट अमोर्टाइज। लेकिन अब एक मसला है, देखें जी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को तो हम फॉलो करते ही हैं ना। तो वो क्या कहता है? एसेट ओवरस्टेट नहीं होना चाहिए। अब एक डर तो लग ही जाता है। डर क्या लग गया कि हमारा एसेट जितना किताबों में नज़र आ रहा है, गुडविल खरीदी थी, पता नहीं अभी भी वो उतना ही फ़ायदा देती नज़र आ रही है फ्यूचर में या नहीं, ठीक है। या हमारा अभी इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस है लेकिन जिस काम के लिए चल रहे थे उस काम का वो मज़ा नहीं रहा जो हम सोच रहे थे। मतलब हम जो वैक्सीन बना ही रहे थे, हमारे साथ वाले मुल्क वालों ने ज़रा उससे जल्दी बना ली। अब हमारा तो खर्चा ठीक है, बिकेगी हमारी भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो चस्सा तो नहीं रही है ना, जैसे कल मैंने कहा है, दूसरी बस आ जाए तो, ऐसे ही दूसरी वैक्सीन आ जाए, ठीक है। तो ये मसले मसाइल तो हैं ना, और ठीक है। ऐसे ही इनडेफिनेट लाइफ वाला है, तो क्या करें यार, एसिड तो है ना, किताबों में नज़र आ रहा है, ओवरसेट तो नहीं हुआ पड़ा, ये चेक करने के लिए फिर हमारे पास क्या रास्ता बचता है? नहीं, वो रास्ता बचता है जो कल रिवाइज कराया और आज भी शुरू में रिवाइज कराया, यानी इम्पेयरमेंट।
हाँ, वैल्यू इन यूज नहीं निकलेगी तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से निकल आएगी। अच्छा, वैल्यू इन यूज क्यों नहीं निकलेगी, सॉरी, तो फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से निकल आएगी। ठीक है, नहीं आप मैंने कहा शायद इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, उसकी तो फिर फेयर वैल्यू शायद ना निकले, उसकी शायद वैल्यू इन यूज निकल रही है। तो बहरहाल आपको सरोकार इससे नहीं, आपको वैल्यू आपको रिकवरेबल अमाउंट भी दे देगा निकाल के, टेंशन नहीं, आपको सिर्फ इम्पेयरमेंट करनी आती हो। तो ये जो 3 की कैटेगरी है, अमोर्टाइज तो इसको कर नहीं सकते, लेकिन रिस्क तो है कि कहीं ये ओवरसेट ना हुआ पड़ा हो, एसिड ओवरसेटेड ना हो, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, इनको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे। कब, जब कोई इंडिकेशन होगी। IS 36 जो पहले हम पढ़ के आए वो ये कहता है कि एसिड को हर साल इम्पेयर नहीं करना, एसिड को सिर्फ तब इम्पेयर करना है जब कोई इंडिकेशन हो। ठीक है, लेकिन IS 36 अब साइड पे हो गया। इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं, IS 38। IS 38 ये कहता है कि आपका अगर इन 3 में से कोई एक है इंटेंजिबल, तो इसको अमोर्टाइज तो आप कर नहीं सकते, इसलिए आपके लिए लाजिम है कि आप इसको हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें, एनुअली इसको इम्पेयर करें, नो नीड ऑफ एनी इंडिकेटर। अगर ये इन 3 में फॉल करता है तो हमें कोई इंडिकेशन नहीं चाहिए इसको जो है वो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने के लिए। ठीक है, तो अमोर्टाइज तो ना करें, ठीक है, लेकिन दूसरी मुसीबत फिर क्या पड़ जाती है, एक तरफ खुशी महसूस हो रही थी, चलो जी अमोर्टाइज से जान छूटी, लेकिन उन्होंने बड़ी मुसीबत में डाल दिया। वो क्या करें भाई, वो क्या कह रहे हैं, मस्ट टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, मस्ट टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली। क्या लिखा मैंने जी, एनुअली विदाउट एनी इंडिकेटर। ठीक है, नो नीड टू वेट फॉर एनी इंडिकेटर, एनी इंडिकेटर। क्लियर, क्या, तो फिर वैल्यू इन यूज होगी यार, निकल ही आएगी यार, कहीं तो निकल ही आएगी। देखो ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप कहो कि मेरा एक एसेट है और फिर कहो मैं किसी तरह से इसकी मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट नहीं है, तो फिर एसेट का है क्या है, फिर निकालो किताबों से और एक्सपेंस आउट करो, पूरा एसेट ही गायब कर दो, राइट ऑफ कर दो उसको किताबों से, अगर आप ये इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर एसेट किस लिए। एसेट डेफिनेशन क्या है, फ्यूचर में उससे बेनिफिट आएगा, आप कह रहे हो जी बेनिफिट ही नहीं आ रहा, ना रिकवरेबल अमाउंट, मतलब ना फेयर वैल्यू है ना कॉस्ट टू सेल है, तो फिर कुछ भी नहीं है, तो फिर इसके पल्ले कुछ नहीं है, इसको आज ही सारा ही राइट ऑफ कर दो, फिर इंपेयरमेंट को छोड़ो। ये एसिड क्या है, एसिड ही नहीं है, फिर ये एक ऐसी कॉस्ट है जो इसका कोई यूज नहीं है फ्यूचर में आपको इससे फायदा आना, तो आज ही इसको एक्सपेंस आउट कर दो। ओके, वैसा नहीं कराएगा, आपसे सवाल कराना है उसने। अच्छा जी, अच्छा जी, अब इंटेंजिबल होना जरूरी है भाई, इंटेंजिबल होना जरूरी है अमोर्टाइजेशन के लिए, ऐसे ही है। ओके, अच्छा, इंटेंजिबल तो है लेकिन इन 3 में है तो अमोर्टाइज नहीं हो सकता, तो फिर दूसरा हल क्या है, इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें, लेकिन एनुअली। हालांकि असल रूल क्या है, IS 36 जब लगता है तो वो क्या कहता है, हर साल नहीं, सिर्फ इंडिकेशन आने पर, और वो भी इंडिकेशन आने पर इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारो, इम्पेयरमेंट लॉस तब भी आए या ना आए। देखे ना, वो सवाल तो मिट गया, पुरानी बात हो गई। अगर रिकवरेबल अमाउंट 116 आई थी ना, और बुक वैल्यू 200 थी, तो हमने कहा इम्पेयर हो गया, 116 पे ले आओ। अगर रिकवरेबल अमाउंट 216 आ जाती तो हम कहते जहाँ आया वहीं रहने दो, औकात में ही है, फ्यूचर में गेन लेगा, फ्यूचर गेन रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है ना, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें, जरूरी नहीं है इम्पेयरमेंट लॉस आए। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, मस्ट टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, तेरी की इम्पेयरमेंट आएगी, टेस्ट लगाएं, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। ठीक है, चल, अच्छा जी, अब इंटेंजिबल, सॉरी इन 3 में नहीं है, और इंटेंजिबल कोई और इंटेंजिबल्स में आता है, अदर्स हैं, मसलन जो मैंने अदर्स का लिखे थे, सॉफ्टवेयर हो गया, कॉपीराइट हो गया, फॉर्मूला हो गया, पेटेंट है, यानी कि कोई इंटेंजिबल है वो कंप्लीट भी हो गया, इन प्रोग्रेस नहीं है, उसकी लाइफ भी डेफिनेट है। ठीक है, और वो परचेज गुडविल भी नहीं है। पहली बात है, यहाँ से निकाल कर हम आगे ले गए हैं उसको, अगर वो इंटरनली जनरेटेड होता और इन 5 में से होता तो फिर वो तो इंटेंजिबल ही ना होता। जब इंटेंजिबल नहीं होता तो फिर अमोर्टाइजेशन की बात कहाँ से आती, तो रिकॉर्डेड ही ना होता किताबों में। ठीक है ना, इसलिए इंटेंजिबल तो है,
इंटेंजिबल तो है लेकिन इन तीन में से नहीं है, तो फिर कोई और होगा, वो कोई भी हो सकता है। मैं नाम भी लिखना पसंद नहीं कर रहा कि इंटेंजिबल हो और इन तीन में से ना हो, तो फिर इंटेंजिबल ही है ना, कोई भी नाम हो, यहां तक कोई मसला। अब अगर अदर है, अदर्स हैं, अदर कोई इंटेंजिबल है, अदर कोई इंटेंजिबल है, तो फिर उसके लिए ये रूल नहीं है, बल्कि उसको आपने अमोर्टाइज करना है, वो नॉर्मल एसिड है। हाँ जी, और इंपेयरमेंट भी लगानी है सिर्फ इंडिकेशन आने पर, नॉर्मल एसिड है इसलिए, ठीक है। अच्छा जी, तो अमोर्टाइज करें इसको, लेकिन अब यहाँ पे भी थोड़ा सा फनकारी आनी है। जाहिर है अब इस फनकारी की शायद ही प्रैक्टिस आज हो, कल करेंगे, वैसे भी वजनी ज़्यादा हो जाता है, 2 दिन पे फैलाता है ना बंदा, फिर आज थोड़ा सा करेंगे फिर इस तरह से। अच्छा, अमोर्टाइज करो इसको ओवर, हाँ जी, ओवर यूजफुल लाइफ दिल कर रहा है। असल लफ्ज़ ये नहीं है, असल लफ्ज़ है, असल यहाँ पे रूल कॉन्सेप्ट है अमोर्टाइज इट ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ। क्योंकि इंटेंजिबल्स में ना पीपीई में लीगल लाइफ वाला चक्कर नहीं होता था, इंटेंजिबल्स में एक लीगल लाइफ वाली मुसीबत भी तो है भाई। लाइसेंस है, लाइसेंस है वो आपको मिला हुआ है, राइट ऑफ माइनिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है, तो ये लाइसेंस एक इंटेंजिबल तो है, ठीक है। अब इस इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ क्या होगी, सोच के बताओ। जितने साल के लिए हुकूमत ने वो आपको दिया, यानी लेट से 5 साल के लिए लाइसेंस आपको मिला है, तो आपके लिए इस लाइसेंस की यूजफुल लाइफ क्या है। अब क्या 5 साल बाद नमक ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है अगले 50 साल तक नमक ख़त्म ना हो। तो मुझे उसकी ओरिजिनल लाइफ से या अपनी नीयत से क्या लेना देना, जब 5 साल पे हर चीज़ ही रुक जानी है, ठीक है। तो अगर, तो मैं मिसाल के तौर पे, वैसे ये एग्जांपल समझेंगे, लेकिन मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि यूज़फुल लाइफ थी, मैं चाहता था कि मैं 8 साल चलाऊं, लेकिन लीगल लाइफ क्या है, तो दोनों में से जो शॉर्टर है, ठीक है, वो मसला। अच्छा, अगली बात, दूसरी एग्जांपल करते हैं। हमने सोचा था कि 8 साल तक फ़ायदा आएगा, लेकिन लाइसेंस हुकूमत ने 10 साल के लिए दिया। अब हम क्या करें, जब फ़ायदा ही 8 साल पर मिलना है, तो इसकी कॉस्ट को भी 8 साल पे ही एक्सपेंस आउट करना चाहिए। तो ये रूल है असल में, फिर एग्जांपल्स में करेंगे भी सही, आज नहीं तो कल करेंगे, सवाल छोटे छोटे मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अमोर्टाइज करो इसको ओवर शॉर्टर ऑफ, बताओ जी क्या चीज़, ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ। अभी तो बेटा जी कल मुसीबत पड़ेगी लीगल लाइफ के अंदर भी, लीगल लाइफ भी असल वाली और प्लस एक्सटेंशन वगैरह भी अजीब ही मामला आएगा, लेकिन बहुत आसान है, अभी तक को मुश्किल लगा नहीं है, मुश्किल सिर्फ तो सुकून से करते रहना है आपने, आते रहना है आपने। तो दोनों में से जो शॉर्टर हो उस पर अमोर्टाइज कर लो, ठीक है, लेकिन इम्पेयरमेंट टेस्ट से सिर्फ तब गुजारना अगर कोई इंडिकेशन हो इम्पेयरमेंट का, ठीक है। तो दूसरी बात, टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट only if there is an indication, ठीक है जी, जल्दी से नोट फरमाएं इसको। थोड़ी सी अब इसको ज़रा इसको पक्का करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपसे 2 सवाल करूंगा सिचुएशन आपके सामने रख के, ठीक है। पहला सवाल मेरा होगा, जिस चीज़ की मैंने बात की वो इंटेंजिबल है कि नहीं है। फिर अगर वो इंटेंजिबल
के क्राइटेरिया पे उतर आया, इनटेंजिबल है, पहले बात ये हो गई, तो फिर हम अगली डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी फिर बताओ इसकी अमोर्टाइजेशन होनी है या इम्पेयरमेंट होनी है। अमोर्टाइजेशन होनी है तो कैसे करनी है, इम्पेयरमेंट होनी है तो कैसे, वो तो बताइए आपको है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे वी परचेज्ड आ सॉफ्टवेयर, वी परचेज्ड आ सॉफ्टवेयर with a useful life of 10 years। जी मेरा सवाल, क्या ये इंटेंजिबल है? सही, बिल्कुल, ये तो परचेज्ड इंटेंजिबल है, तो सुकून वाला है काम। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल इंटेंजिबल तो है। तो पहला आंसर यस आ गया। जब पहला आंसर यस आए तो मेरे बच्चों आगे बढ़ना है आपने। ठीक है, जब पहला आंसर ही नो आ गया तो फिर काहे की अमोर्टाइजेशन और किस चिड़िया का नाम इम्पेयरमेंट, एसिड के ऊपर लगते हैं ये कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो अब अगर ये इंटेंजिबल हो गया है तो फिर इसको क्या करें, डू नॉट अमोर्टाइज, ऑलवेज टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, ये करेंगे इसको? नहीं नहीं, ये तो अब इंटेंजिबल है ना, इंटेंजिबल को तो क्या करते हैं, अमोर्टाइज, और अमोर्टाइज करेंगे ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ। ठीक है आमिर भाई, ये सवाल मिटा दें तब तक आप। अच्छा जी, तो अमोर्टाइज कीजिए, मैं पूरी बात नहीं लिखूंगा, बस आपको पता है। ठीक है, अमोर्टाइज कीजिए ओवर शॉर्टर ऑफ, और दूसरा टेस्ट करना इम्पेयरमेंट के लिए सिर्फ तब, जी हाँ, टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट ओनली इफ देयर इज एन इंडिकेशन। ठीक है जी। अच्छा एक और मिसाल, वी डेवलप्ड a customer list whose life is, उसको छोड़ो, life is 10 years। इंटेंजिबल है? ये तो इंटेंजिबल ही नहीं है, तो जब ये इंटेंजिबल नहीं है तो इधर आएगा ही नहीं कुछ। इंटेंजिबल बने तो अगली कहानी शुरू होती है, अमोर्टाइज वाला है या नहीं वाला है। अगर 3 में फॉल कर गया, 3 भाइयों में आ गया तो अमोर्टाइज वाला नहीं है, हर साल इम्पेयरमेंट। और अगर उनमें नहीं आया इंटेंजिबल, तो पहले ही निकाल कर लाया हूं ना मैंने, इसीलिए पहला सवाल क्या रखा, क्या ये इंटेंजिबल है, क्वेश्चन मार्क, क्या ये इंटेंजिबल है। ठीक है, अब अगर इसका आंसर यस आएगा तो कहानी आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। ओके चलो, अच्छा जी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, छोटी सी, उसके बाद बस फिर सवाल करेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, वो वाला बस नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो आप लोग पता नहीं क्या करते हैं जी, निकम्मे नखट्टू कह के, वैसे साबित आपने किया है कि आप निकम्मे निखट्टू नहीं थे, माशाल्लाह, बड़े खुश खुश आए, लेकिन असल तो रिजल्ट पे पता। अपने अपने CRN, अपने पासवर्ड वगैरह आई कैप के जो, वो मुझे लिख के दे दो। हाँ मैंने खुद चेक करना है, मैसेज भी तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, माँ मैंने चेक करना है जी सबको जी। वी परचेज्ड a license, we purchased a license for an indefinite period। बातें ना करो जी, इंटेंजिबल है, लाइसेंस इज एन इंटेंजिबल, यस। अगर इंटेंजिबल है तो फिर इसको कहो आ तेरे हुन में जिन कड्डा, अब इसके जिन निकालें आप, और आप इससे पूछें अगर तुम इंटेंजिबल हो तो क्या तुम
3 में फॉल करते हो? उसने कहा यस ऑफ कोर्स, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं 3 में फॉल करता हूँ, इनडेफिनेट लाइफ है मेरी। तो फिर हमने कहा ठहरो, फिर तुम्हें हम अमोर्टाइज नहीं कर सकते, डू नॉट अमोर्टाइज। लेकिन साथ ही दूसरी मुसीबत आन पड़ेगी, टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली। चलो जी, टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली। आपको याद ना रहे इसलिए मैं लिख देता हूं, विदाउट वेटिंग। आपको याद ना रहे ना तो मसला है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूं ताकि आप बस ये ज़हन में पक्का बैठ जाए कि वेट नहीं करना इसके, विदाउट वेटिंग फॉर एनी इंडिकेशन। ठीक है, चलो चलें जी, ये हो गई कहानी अब मेरी तरफ से मुकम्मल। अब इसकी एप्लीकेशन है। हाँ, बाल छोटी मोटी चीज़ें तो हैं ही, अभी इसको पूरा करेंगे ना जब हम, छोटी मोटी चीज़ें और आएंगी। जैसे मैंने आपको अभी अर्ज़ किया कि ये जो लीगल लाइफ है इसमें भी थोड़ा सा मसला आ सकता है। वो मसला ये आएगा कि लीगल लाइफ जो है वो एक्सटेंडेबल होगी, ठीक है। लें जी, इसकी अब आप पिक्चर ले सकते हैं, पॉज करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ पे हमने किया है इससे करीब ही क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलेगा। तो ज़रा इस पर तशरीफ़ ले आएँ। अब इसमें ना ये दोनों चीज़ें हम अप्लाई करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जो हमने पढ़ी थी। इम्पेयरमेंट की रिवीजन की थी और अभी अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट का रूल भी पढ़ लिया, ठीक है। अब अपने सवाल में इसको अप्लाई करते हैं जी। भाई परचेज नहीं, सॉफ्टवेयर क्या गुडविल होती है? गुडविल नाम, माँ ब्रांड अलग से रजिस्टर कर लेते हैं, गुडविल ओवरऑल बिजनेस का नाम होता है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन देखें। ऑन 1 जनवरी 2001 एंटी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उन्होंने कहा रोला ही मुकाओ, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकट्ठी शुरू कर दी है। हमें इससे क्या, रिसर्च हो चाहे बुरी डेवलपमेंट हो, इसने तो एक्सपेंस आउट ही होना है। मसला तो तब आता है जब 6 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो उस दिन से कैपिटलाइज होना है। डिटेल ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आ रहा है एज फॉलोज। तो ये जैसे ही आया करें ना, सामने लिखते जाया करें कि 1 जनवरी को क्या हुआ है जी, रिसर्च स्टार्टेड। पर्चे में आपने ऐसे लिखना है, R&D स्टार्टेड। आगे वो कहता है डिटेल ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलोज। ईयर एंड 31 दिसंबर 2001 पे 120 और ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 पर 100 रुपया, ठीक है। ऑन 1 सितंबर 2001 रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन वाज मेट। तो 1 सितंबर 2001 पर्चे में ये ऐसे लिखना है आपने, टाइमलाइन नहीं बनानी, टाइम ज़ाया होता है। 6 क्राइटेरिया वर मेट, ठीक है। अब आगे वो कहता है रिकवरेबल अमाउंट्स। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट्स उसने दी हुई हैं दोनों साल पे, लेकिन मैं कहता हूँ इसको ज़रा साइड पे करो फ़िलहाल, हर साल के एंड पे पहले पहुँचें तो सही। जैसे 2001 के एंड पे पहुँचेंगे तो फिर देखेंगे उसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या है और हमारे पास बुक वैल्यू क्या है और कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो 31 दिसंबर 2001 तक पहुँच तो लें। तो इसी एक वाले साल में ही R&D स्टार्ट हुआ। 120 की कॉस्ट पूरे साल की है, ठीक है, लेकिन इसको 8/12 कर देंगे एक्सपेंस में और 4/12 इसको कर देंगे, सही है। नेक्स्ट, अगले साल
फिर 100 की कॉस्ट इनकर हुई है और अगले साल की तो सारी की सारी कॉस्ट क्या होनी है, कैपिटलाइज ही होनी है, ठीक है। और फिर अगले साल में 8 महीने गुजरने पर तो ये 100 का 100 जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा, इसमें तो वो मसला हमें अगेन नहीं आया, ठीक है। तो एंट्रीज करते हैं। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, तो 2001 के अंदर इंटेंजिबल नहीं, R&D एक्सपेंस 120 का, हाँ 8/4, तो दोनों ही हैं, ठीक है। 8/4 और 8/12 और 4/12, तो इंटेंजिबल, बल्कि पहले R&D लिख लो तो साइड पे हो जाता, अच्छा एक ही बात है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन चलो R&D पहले लिखा था ना ऐसे कि आपको तरतीब दिमाग के अंदर यही चलती है, रिसर्च, फिर बुरी डेवलपमेंट, ये सब एक्सपेंस, और फिर अच्छी डेवलपमेंट क्या होगी, कैपिटलाइज, ठीक है। तो R&D एक्सपेंस बनेगा कितना जी, 120 है, बोलो कितना, 8/12 कितना आता है, 80, ठीक है। उसके बाद फिर इंटेंजिबल है लेकिन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी I.A लिख रहा हूं मैं इंटेंजिबल एसेट को, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट है लेकिन अभी पूरी तरह से बना नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो इनटू 4/12 जी, 40, ओके। और कैश क्रेडिट कर देंगे हम, ठीक है। कितने से जी, उसके बाद जनाब अगला साल आ गया जी, हाँ अगला साल अभी नहीं आया, ये इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है, और सवाल में रिकवरेबल अमाउंट दी होने का मतलब यही होता है कि आप इसको टेस्ट से गुजार लें, ना होती तो चलते जाते जैसे पिछले सवाल में था, मजबूरी होती, ठीक है। तो इसका मतलब अभी रुको भाई, अभी ईयर एंड नहीं लिख सकते, अभी आपको एक छोटी सी वर्किंग परफॉर्म करनी पड़ेगी जिसमें आपको बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना पड़ेगा। बुक वैल्यू तो सवाल में खुद ही आ गई, डेप्रिसिएशन तो है नहीं, ये तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो हुआ, ठीक है। तो हमने बुक वैल्यू इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसकी निकाली, तो वो आ गई 40। रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। उसने कहा इसकी टेंशन भी ना लो, मैंने कर लिया है, तुम्हारे लिए तो रिकवरेबल अमाउंट ही अवेलेबल है पर्चे में, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2001 पर 90 रुपये की रिकवरेबल अमाउंट आ रही है, तो हमने यहाँ पर आकर लिखा बुक वैल्यू, पूरा लिख देना ज़रा, वर्किंग शर्किंग कोई नहीं करनी पड़ी, ज़रा बुक वैल्यू कितनी थी 40 और रिकवरेबल अमाउंट ये कितनी है जी, ओ माशाल्लाह, एसेट किताबों में कितने पे नज़र आ रहा है, लेकिन इससे रिकवरी कितनी होती नज़र आ रही है फ्यूचर में, तो ये तो बहुत ज़्यादा है बुक वैल्यू से, कोई टेंशन नहीं है, एसेट ओवर स्टेटेड नहीं है किताबों में, ठीक है, ओवर स्टेटेड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तो आपका कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस या तो होता है या नहीं होता, इम्पेयरमेंट गेन का कोई तस्वर नहीं है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस भी होता है, तो वो असल में जो लॉस प्रीवियसली रिकॉर्ड होता है उसको रिवर्स कर रहे होते हैं, गेन नहीं रिकॉर्ड कर सकते फ्यूचर, ओके। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दूसरी एंट्री पास नहीं होगी, इम्पेयरमेंट टेस्ट तो लगाया मैंने, वैसे ही जगह खाली छोड़ी ताकि आपको ज़रा याद हो जाए कि अंडर कंस्ट्रक्शन इंटेंजिबल था, हमने टेस्ट लगाया, अगर इम्पेयरमेंट लॉस कोई आ जाता तो हम उसकी एंट्री पास कर लेते, नहीं आया तो नहीं करेंगे। अमोर्टाइज इसको कर नहीं सकते क्योंकि ये अभी कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगला साल आता है जनाब, अब तो लिख लूँ ना अगला साल, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 आता है, और कुछ और कॉस्ट्स इनकर होती हैं इस इंटेंजिबल पर, और वो सारी की सारी, बड़ी मेहरबानी आप आए, वो सारी की सारी जनाब कैपिटलाइज होने वाली हैं। तो इंटेंजिबल 100 रुपये से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही है, क्योंकि कहता है जनरल एंट्रीज 1 और 2 की निकालो करो
अज्यूमिंग प्रोजेक्ट इज नॉट येट कंप्लीट, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो अभी भी उस 3 की कैटेगरी में है। सो गए थे आज, सोए रह गए थे? ओह माय गॉड, थोड़ा और लेट कर लेते, क्या करना था, हमने I38 पढ़ भी लिया। अच्छा जी, पढ़ लिया ना, बोलो बोलो, ड्राओ भाई को सही था। लेक्चर ले लिया आपने कल वाला? नहीं, अब तो आज वाला भी अवेलेबल होगा, ले लेना, ये कल वाला जी ले लेना, लेकिन मतलब वो हाफ के बाद ले लेना, सेकंड पार्ट। वैसे तो पहले वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आज वाला तो फिर अखीर हो जाएगी, फिर रह जाओगे, ठीक है। अच्छा, कहाँ थे हम? अभी भी इंटेंजिबल है, अभी भी इंटेंजिबल है, तो इसका मतलब जब तक ये इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा, इंटेंजिबल तो है, वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा, तब तक हम इसको मोटाइज नहीं कर सकते, और हर साल इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इसको इसकी एंट्री करो, इसमें और मजीद कॉस्ट जो ऐड हुई वो तो बताओ। इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट 100, ओके, और उसके बाद दोबारा से आएंगे। ऐसा मार्कर तुम मेरे पास रखते हो? ले जी, दोबारा आए हम, और हमने दोबारा से यही वाला काम किया। क्लास करीब है आखिर होने के, मैं फ्रेश हो रहा हूँ, है ना? रमज़ान है ना, असल में बैटरी ज़रा लो हो जाती है थोड़ी सी, आपकी भी मेरी भी। कभी आपकी बैटरी लो होती है तो मैं आप चार्ज कर, तो कभी मेरी लो होती है तो आप चार्ज कर दिया करें, लेकिन नहीं। क्या क्या छोड़ दो तुम, अब तुमने लेक्चर छोड़ा ना, कभी दुनिया देखेगी तुम्हारा जो हशर मैं करूँगा। इबरतनाक, कोई कल की छुट्टी नहीं। कल क्या है, कल क्या डेथ पड़ी हुई है तुम्हें? जुमा है तो क्या हुआ, इधर जुमा होता है, एक नहीं कई जुमे होते हैं, एक 10 पे फास्ट वाली मस्जिद में, 1:45 बजे इधर पीछे वाली मस्जिद में, और उसके बाद उससे भी लेट पढ़ना हो तो यहाँ मिनहाजुल कुरान वाली मस्जिद है, उससे भी लेट होता है। इनके दरमियान तकरीबन 1:30 बजे पढ़ना हो, तारिक ब्लॉक वाली साइड पे, बकर ब्लॉक वाली साइड पे चले जाओ, मस्जिदां बढ़िया, 10 देंगे तो आ जाना। तो बुक वैल्यू कितनी है जी? अब बुक वैल्यू देखो भाई, 40 तो थी ही, 100 ऐड हो चुकी, 140, ठीक है, 140 बुक वैल्यू है। और अब जो हम जाकर देखने लगे, डरते डरते आए हैं, ओए क्यों, मैंने कैसे 110 ले 10 औकात से बाहर है कि नहीं है? ओवर स्टेटेड है। एसिड क्या है? ओवर स्टेटेड है। एसिड को आपने राइट डाउन करना ही है। अब रिकवरेबल अमाउंट उसकी क्या आ रही है जी? 110, तो आपने कहा ले 10, और इसको 30 रुपये से राइट डाउन करेंगे, ये इसका इम्पेयरमेंट लॉस वही हुआ जिसका डर था। इतना ज़्यादा टाइम लगाओगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो पिछले साल हम अमोर्टाइज क्यों नहीं कर रहे? वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस हो तो अमोर्टाइज नहीं होता, ठीक है। लेकिन हर साल इम्पेयरमेंट ऐसे गुजारा जाता है। पिछले साल गुजारा तो इम्पेयरमेंट नहीं थी, इम्पेयरमेंट या तो इज या नॉट इज, तो इम्पेयरमेंट पिछले साल